अस्सलाम वालेकुम, आपको कहते हैं खुशामदीद गुड मॉर्निंग पब्लिक में, और एक हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ और इस दुआ के साथ कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे और आपके अहल खाना के लिए सलामती हो। वैसे भी आप किसी को दुआ दे के अगर अपने दिन का आगाज़ करें तो मेरा ख्याल है आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी का आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी किसी को दुआ देने में किसी किस्म का खर्च तो आता नहीं, तो कोशिश करें कि अच्छे अल्फाज और अच्छे कलमात और अच्छी तमन्नाएँ रख कर किसी को ज़रूर विश करें ताकि आपका दिन और पुरसकून रहे और आप भी पुरसकून रहे। लेकिन ये जो सुकून है ये फ़िलहाल वफाकी दारुल हुकूमत में कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हुआ वही है जिसका डर था। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो इसके एहतजाज का मामला बिगड़ गया है और जो पुरअमन एहतजाज के दावे थे वो हवा में उड़ गए हैं। श्रीनगर हाईवे पर अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी और 4 रेंजर्स एहलकार शहीद और 5 ज़ख्मी हो गए। और शरपसंदों के हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो चुके हैं और सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि 100 से ज़ायद अभी ज़ख्मी हैं। और इस सिचुएशन के बाद आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को भी तलब किया गया है और ये कह दिया गया है कि शरपसंदों को देखते ही गोली मार दी जाए। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से निमटने के लिए तमाम इक़दामात अब बरोएकार लाए जाएंगे। और हुआ ये भी है कि गुज़श्ता रात PTI के एक वफ़द ने भी बानी PTI से मुलाकात की, अडयाला जेल पहुँचे और बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की ऑफ़र से भी उन्हें आगाह किया। और वो ऑफ़र ये थी कि PTI को संजानी में धरना देने की ऑफ़र की गई। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि उन्हें इतलात ये है कि उन्हें जेल से शायद अप्रूवल भी मिल गई है, लेकिन पता नहीं वो कौन सी ताकत है जो अब तक इसका इजहार नहीं कर पा रही, या वो कौन सा लीडर है PTI में जो नहीं मान रहा। ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की खामोशी भी खासी मायनी खेज है। यहाँ पर एक ही सवाल जहन में उठता है, आप एहतजाज ज़रूर करें लेकिन वो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। अब जो वाक़या पेश आया, जिस तरह शरपसंदों ने रेंजर्स को कुचला, वो रेंजर्स सिर्फ सिक्योरिटी पर मामूर थे, अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे लेकिन अपनी जान से गए। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपके वक्त का। सर, अब 245 के तहत फ़ौज आ गई है और देखते ही गोली मारने का हुक्म शरपसंदों को दे दिया गया है। व्हाट्स योर कमेंट्स ऑन इट? ऑब्वियसली आप कंडेम तो करेंगे कि शरपसंदों की जानिब से ये जो कार्रवाई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी जिस तरीके से आप बात कर रही हैं मैं उसको कंडेम करूंगा। यहाँ पे कोई शरपसंद नहीं है, यहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं और ये आम पाकिस्तानी हैं जो निकले हैं अपने आईनी हक के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं। जिस तरीके से आप रेफरेंस दे रही हैं कि वहां पे गाड़ी से कुचल दिया गया है, जो ऑन ग्राउंड कहा गया है, देखा गया है, वो ये था कि वो गाड़ी आम लोगों की नहीं थी। वो गाड़ी जो थी ये पुलिस और रेंजर्स की थी, जो वहां से तेजी में निकलते हुए इस तरह हुआ और वहां पे जो लोग थे उनको मतलब उन्होंने किया है, जो वहां पे ग्राउंड पे जो लोग कह रहे हैं उनकी ये बात। ये बड़ा आसान होता है कि किसी के ऊपर ये कह देना कि इन्होंने ये किया है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि उसको प्रूफ करना कि ये वाकई इस तरह हुआ है। आई एम श्योर हर जगह पे कैमरे होंगे, उन कैमरों को अगर देख लिया जाए तो रियलिटी पता चल जाएगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी लोगों की शहादतें हुई हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेट बुलेट फायर्स। ये बात जो हो रही है ये काफी अरसे से हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क को अगर हम लोगों ने सही मानों में लेकर चलना है तो हमें बाज चीजों को एक्सेप्ट करना होगा कि वो गलत हुआ था, गलत हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी गलत बात यह है कि जब आप किसी का मैंडेट, जब मैं आपके घर में आके आपकी चीजें चोरी कर लूं और उसके बाद ये कहूं कि ये सारी चीजें मेरी हैं, मैं देखना चाहूंगा कि आपके दिल की बातें क्या निकल रही हैं, आप किस किस्म के आपके जज्बात होंगे कि जब मैं आपके हिस्से पे डाका डालूं। और ये सारी चीजें आसान नहीं होती, ये बड़ी मुश्किल होती हैं। अच्छा सर, कतई कलाम की माजरत मैं चाहती हूँ, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, ज़ाहिरी बात है आपका हक है, आप कंडेम कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय नहीं थी, ये वही था जो कि ऑन ग्राउंड हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी ज़राए
ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि आप कंटिन्यू भी अपनी बात को कीजिएगा, इस बात को भी बता दीजिए कि जिन्होंने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ाई, अगर अब उन्हें कारकुन तहरीक इंसाफ के, तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वो ना कहा जाए तो फिर शरपसंद ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, ये भी बता दीजिए। देखिए, इससे ये है कि मैं आपको 5 चीजें एक और भी बताता हूँ। इनमें आप इन अ वे शायद ये भी कह सकती हैं, जो आपने कहा है शरपसंद, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने वो वीडियोस जरूर देखी हैं कि जिसमें एक सादा लिबास आदमी, 2 लोग हैं, एक मोटरसाइकिल पर हैं। मोटरसाइकिल का नंबर LEH 6468 है या 6864 था, और उसमें जो पीछे वाला आदमी, आगे वाले आदमी ने व्हाइट और चेकर वाले मफलर पहना हुआ था, और पीछे वाले आदमी ने ट्राउजर्स और ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, फुल स्लीव्स, और उसके कमर पे कपड़ों के नीचे से पिस्टल नजर आ रही थी, और उसके हाथ में वॉकी टॉकी थी। हमने ये भी देखा कि वहां पे जब पुलिस वालों को PTI वालों ने पकड़ा था, तो उन्होंने उनको छोड़ा, प्रोटेक्ट किया, और ये कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत शेलिंग की है, आप 100 दफा और शेलिंग करो, हम 100 दफा आपको पकड़ेंगे, हम 100 दफा आपको रिलीज करेंगे। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाना चाह रहे थे, उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की। क्या उसके दरमियान में कुछ डिप्लॉयड ऐसे लोग थे जो ये जानबूझ के कर रहे थे, और जिनको आप शरपसंद रेफरेंस दे रही हैं? तो मे बी शायद ऑन अ सेकंड थॉट मैं आपकी बात से एग्री करूं कि उन लोगों ने ये किया होगा। देखिए, इसकी तुक नहीं बनती कि वो लोग जो कि पकड़े, जिनको पकड़े उनको वो प्रोटेक्ट करें, पुलिस वालों को, और वो आज जाके यहाँ के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दें। ये मतलब, ये मेरे दिमाग में ये चीज आती नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, अगर ये इस तरह की कोई हरकत हुई है तो वो कंडेमनेबल होगी, मैं उसकी भी बात करूंगा। लेकिन जहां तक मुझे ईमान है इन सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, वो लोग जो डेमोन्स्ट्रेट करने निकले हैं, और यही वजह है कि मैं आप लोगों के प्रोग्राम में मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं आने के लिए, कि मैं ये इस प्रोपेगेंडे को डिस्पेल करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर कोई और लोग होंगे, और आपको पता होगा कि ये एलिमेंट्स बीच में डाले जा सकते हैं, और खास तौर पे बाज ऐसे अनासर हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो दे कैन गो टू एनी लेंथ टू प्रोटेक्ट देयर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ऑब्वियसली आप लोगों के कंसर्न्स हैं और आई विश कि आप लोग इसे अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं भी। जो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि आप लोगों को क्लियरेंस मिली अडयाला से कि आप सिंजानी के मुकाम पर सिट इन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं लीडर कौन है जो अब तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा। तो ये बताइएगा, इस पर कोई फ़ैसला हुआ है? वाकई बानी PTI ने आप लोगों को अप्रूवल दी है? देखिए जी, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे किसी ने दी है या नहीं दी है। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ये भी सुनने में आया था कि वो मुलाकातें उन्होंने की हैं, फिर देन ही डिनाइड। फिर हमने ये भी सुना कि शिबली फराज साहब मुलाकातों में, शिबली फराज डिनाइड। फिर हमने सुना था बाकी लोग भी हैं, उन सब चीज़ों की वो डिनाइल भी आई है, फिर ये चीज़ भी सामने आई है। तो इस वक्त जो मिस प्रोपेगेंडा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, ये याद रखें कि गवर्नमेंट हमेशा से कहती आ रही कि 4000 3000 से ज्यादा लोग, 50-100 लोग से ज्यादा लोग तो है नहीं। तो फिर उनका जो मिस इन्फॉर्मेशन सेल है, वो जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे एक बात बताएं, व्हाई वुड आई ट्रस्ट दैट? हाँ, मैं उनका ट्रस्ट जरूर करूंगा कि अगर वो फॉर दिस पर्पस वो इमरान खान को बाहर लेकर आए, उनकी डायरेक्ट बात करवाएं, हमें पता चले कि ये इमरान खान ही कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के झूठ के ज़माने में जब हम लोग इतने बड़े बड़े झूठ सुन रहे हैं गवर्नमेंट के लिहाज से, तो फिर किसी के ऊपर एतबार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बात याद रखना कि ये जिस तरीके से, ये शायद कभी ना होता अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ होती
कि जब आप हमें कहते हैं कि आप कोर्ट्स में जाएं, तो हम कोर्ट्स में गए। हम लोग के कोर्ट्स में जाके हर एक केस को, जो कि गलत केस था, हम उसके लिए लड़े कोर्ट्स के थ्रू, और 1.5 साल लड़ते रहे हैं। और फिर जब कोर्ट्स ने हमें सारी चीजों पे बेल दे दी, इमरान खान को बेल दे दी, तो वो आखिरी दिन जिस दिन बेल मिल गई, उस दिन रात को ये एक एक्स्ट्रा और केस करके उनको जेल में डालने की क्या तुक बनती थी। जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, जब आप इस किस्म के पॉलिटिकल झूठे केसेस करना शुरू कर देंगे, मुझे एक बात बताएं, क्या आप उनके ऊपर एतबार करेंगे? मुझे पता है आप भी नहीं करेंगी। आप जहां बैठी हुई हैं, आप कंपेल्ड है बात चीजों के लिहाज से, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट कि आप वो बात चीजें नहीं कह पाएंगी। लेकिन इन आवर हार्ट एंड हार्ट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये गवर्नमेंट गलत कर रही है। अगर ये चीजें ना होती तो आज पाकिस्तान इस तरह ना होता। आज वो लोग जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो अननेसेसरी हैं, वो औरतें जो कि 85-80 साल के दरमियान में हैं, वो आज जेल में ना होती। क्योंकि ये याद रखें, एज पर पाकिस्तान लॉ, जो CRPC 497 सब क्लॉज 1 है, एक औरत क्या किसी किस्म का भी वो उसके ऊपर केस हुआ, एटलीस्ट उसको बेल मिलनी चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इसके ऊपर ये हमारा लॉ भी है। लेकिन जब हम हर औरत को, जिसको हमने बालों से पकड़ के खींच के सड़क पे घसीटा, और बालों से पकड़ने वाला औरत नहीं थी, मर्द थे, और फिर उनको जब बेल मिलती थी तो कभी 3 MPO के तहत एक थाने में डाल देते थे, कभी दूसरे थाने में 8-8, 9-9, 10 दफा ये हुआ है। क्या ये सही हुआ है? क्या हमारे ये जिस तरीके से ये मुल्क चला रहे हैं, इनको अगर ये सही कर रहे होते, बाखुदा इस मुल्क में ये चीज ना हो रही होती। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि अब चूंकि ये ऑर्डर्स निकल चुके हैं, आर्टिकल 245 के तहत फौज भी तलब है और ये सीधी गोली मारने वाले अहकामात भी आ गए हैं, तो अब इस पर आप लोगों की हुकूमत से कोई बात हुई है, या फिर अब आप लोगों ने अपने कारकुनों को कुछ हिदायत एक्स्ट्रा दी हैं कि नागवार सूरत हाल को अवॉइड किया जाए? देखिए, इस तरह है, वहां पे आपकी ऑलमोस्ट 80% लीडरशिप भी उधर ही है। वहां पे उन्हीं कारकुनों के दरमियान में आपके आम लोग भी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं। वो कारकुन नहीं है, वो वोटर्स हैं, ये आम इंसान है। ये 50, 60, 70, 80 हजार जो लोग होते हैं, ये कारकुन कभी नहीं होते। कारकुन आपके किसी भी जगह पे होंगे, आपके 5, 6, 7, 8, 10 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। आपको एक एक हल्के में 100, 50, 100 से ज्यादा कारकुन नहीं होते। बाकी आपके जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अपनी उन जो एजेंसीज हैं, जो अपनी आर्मी है, जो रेंजर्स हैं, जो वहां पे हैं, कि क्या वो अपने इन शहरियों के ऊपर गोलियां चलाएंगे? उनको पता है कि ये शर पसंद नहीं है। मतलब नाम दे देना कि शर पसंद है, नाम दे देना कि ये टेररिस्ट हैं। वी ऑल नो दे आर नॉट टेररिस्ट, वी ऑल नो दे आर नॉट शर पसंद। क्या हम उन लोगों को गोली मारेंगे सीधे वो करके? ये नहीं है। इससे पहले पुलिस, पंजाब पुलिस ने तो किया, और पंजाब पुलिस इज नोन फॉर इट। आई विल आस्क माय आर्मी पीपल कि क्या आप लोग गोली मारोगे अपने ही लोगों को? क्या आप लोग ये करोगे? सिचुएशन तो नहीं होगी। वी शुड, बिल्कुल सही, वी शुड ट्रस्ट देयर इंटेंशंस आल्सो। बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं मेहमद साहब, मेरे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे। बट यही कहना चाहते हैं कि जनाब एहतजाज करें, पुरअमन रहे, और चाहे वो जान रेंजर्स की जाए या फिर तहरीक इंसाफ के लोगों की जाए, जान जानी होती है। इस तरह की सूरत हाल को जिस हद तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, और स्पोर्ट्स का कुछ जिक्र कर लेते हैं। कल भी हमने कुछ डिटेल बात की थी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में, जो पाकिस्तान ने शानदार हार अपने नसीब में लिखी। अब आज दूसरा वनडे होने जा रहा है जनाब, और
इसमें सीरीज़ में जीत का सेहरा किसके सर होगा, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से परफॉर्म करती है, लेकिन कहीं कहीं लूप होल्स रह जाते हैं तैयारियों में भी। इस दफ़ा हमारी तैयारी पूरी है या नहीं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपके वक्त का। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या पाकिस्तानी टीम नाकामियों का सिलसिला बरकरार रखेगी या फिर हम आज कोई तब्दीली देख पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो यही है कि आज पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। पहले मैच में वो जिस तरीके से आउट हुए हैं उनके बैट्समैन, वो काफ़ी गैर मुतवक्का था, क्योंकि आप एक अच्छी सीरीज जब खेल कर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आते हैं, तो तवक्को ये की जाती है कि आप जिम्बाब्वे जैसी टीम जो कि आईसीसी रैंकिंग में 13वें नंबर पर है, उसके खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और आपके यंग प्लेयर्स हैं, उनको खेलने का मौका मिल रहा था, लेकिन अफसोसनाक तरीके से वो आउट हुए। और ये बात समझ में नहीं आई कि एक स्पिन ट्रैक था, थोड़ा सा वहाँ पे बॉल ब्रेक हो रहा था, तो क्यों आखिर हमारे बैट्समैन जो है उसको मैनेज नहीं कर पाए। आप जब ब्रेक को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आपके फुटवर्क में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी अरसे से चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो बैटिंग कोचेस हैं उनको इस पर काम करना चाहिए कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनके फुटवर्क में क्यों इस कदर खराबी है, जिसकी वजह से वो स्पिनर्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब आज पाकिस्तान ने 2 तब्दीलियां की हैं। एक मोहम्मद हसनैन की जगह उन्होंने एक और स्पिनर अबरार अहमद को खिलाया, क्योंकि शायद हो सकता है आज भी पिच जो है स्पिनर्स के लिए फ़ायदेमंद होगी। और दूसरे हसीबुल्ला खान जो नौजवान प्लेयर थे, पहला मैच खेले थे अपने लास्ट मैच में, वो 0 पे आउट हो गए, तो उनको ड्रॉप करके उनकी जगह उन्होंने जो है मौका दिया है तैयब इकराम को। तो अब ये 2 प्लेयर्स की तब्दीली से टीम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है। तब्दीली वही लोग लाएंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। रिजवान के ऊपर जिम्मेदारी है, सलमान अली आगा हैं, साइम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेते तो मेरे ख्याल से आज कोई रिजल्ट बदलने वाला नहीं। सर, आपको नहीं लगता कि जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ तो ये जो नए खिलाड़ी शामिल किए हैं, इनका एक तो वैसे ही एक प्रैक्टिस डेब्यू आप कह लें या फिर एक्सपीरियंस में इजाफा होना था खेल के, लेकिन यहाँ पे तो एक्सपीरियंस इन्हें हार का ज़्यादा मिल रहा है। ये जो टीम के अंदर कॉम्बिनेशंस रखे गए हैं, इससे आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल कॉम्बिनेशन जो है टीम में बहुत नामुनासिब है, क्योंकि आप जब बैटिंग में आप देखें, बैटिंग में आपको मिडिल ऑर्डर में हमेशा मजबूत करना पड़ता है। देखिए, वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में ओपनर्स का काम इतना ज्यादा नहीं होता जितना मिडिल ऑर्डर का होता है। जब आप मिडिल ऑर्डर को मैनेज नहीं सही कर पाते हैं तो टीम की पोजीशन खराब हो जाती है। हमारे पहले मैच में यही हुआ, ओपनर्स जल्दी आउट हुए, ओपनर्स अक्सर जल्दी आउट हो जाते हैं, उससे कोई मसला नहीं होता है, लेकिन आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को परफॉर्म करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सलमान अली आगा ने जिम्मेदारी नहीं ली, मोहम्मद रिजवान ने नहीं ली। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग बाद में थी वो जूनियर्स प्लेयर थे, तो जूनियर्स के पास मौका था। अक्सर ये होता है कि जूनियर्स शिकायत करते हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा है, सीनियर्स जगह नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब आपको चांस मिल रहा है तो आप परफॉर्म करें, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान पहला मैच हारा। इसको रिलैक्स भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं। आप एक बड़ी टीम से जीत कर आ रहे थे, आप रिलैक्स हो गए थे। हालांकि T20 सीरीज आप हार गए थे, लेकिन यहाँ पर आकर आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह परफॉर्म किया है उससे बड़ी सुर्खी हुई है। और आप अभी जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। साउथ अफ्रीका की सीरीज है, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जाएंगे जहाँ 50 ओवर्स के मैच है। तो 50 ओवर्स में अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस अब नहीं दे रहे हैं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा सर, हमारी टीम ने तो शायद रिलैक्स्ड और पिच रीडिंग नहीं कर पाए और वहाँ की कंडीशंस नहीं देख पाए, इसलिए परफॉर्म बुरा कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम की तरफ आए, डिड दे प्ले अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर हमारे ही लूप होल्स की वजह से उनकी परफॉर्मेंस बेटर लगी? नहीं, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी। वो बड़े मामूली से प्लेयर्स हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। जो शॉन विलियम्स उनके बॉलर थे, वो कोई बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है, लेकिन वो जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे वो हमारे बैट्समैन को नहीं खेल पा रहे थे। वहां पता चल रहा था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो गलतियां कर रहे हैं, उनकी वजह से उनको मौका मिल गया। देखिए, आप 2 सूरत में ही एक मैच हारते हैं, या तो आप परफॉर्म अच्छा ना करें या दूसरी टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो। लेकिन इस मैच में जो हम हारे हैं उसमें हमने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। ठीक है, लो स्कोरिंग मैच था, विकेट पे जो है डबल पेस था, बॉल ब्रेक हो रहा था, सब चीजें थी, लेकिन ऐसी पिचें तो पाकिस्तान में हैं, हर जगह ऐसी पिचेस हैं, आप उस पर खेलते रहते हैं।
अगर पाकिस्तान की पिचेस पे खेलते हुए वैसे ही एक बिल्कुल सेम पिच पे जाके आप खेल रहे हैं और आप वहां पे नहीं खेल पा रहे हैं, इसका मतलब है आपका माइंड सेट जो है क्लियर नहीं है, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके कम्पिटिटिव नहीं है। ये बड़ी चीज होती है, आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, आपके नर्व्स कंट्रोल में होना चाहिए और आपका जो बुनियादी चीज है फुटवर्क वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। हमें कहीं भी इस पूरे मैच में किसी भी बैट्समैन से, चाहे वो रिजवान हो, सलमान हो या साइम अय्यूब हो या अब्दुल्ला शफी हो, किसी का भी कोई फुटवर्क हमें नजर नहीं आया। और सर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, कोच के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर या फिर उन ट्रेनर्स पे जो उन्हें ट्रेनिंग कराते हैं? नहीं देखिए, ट्रेनर्स तो बेचारे इतना ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तो एक दो मैचों के लिए ही होते हैं या सीरीज के लिए होते हैं। असल जिम्मेदारी हमारे प्लेयर्स पे और हमारी सिलेक्शन कमेटी पे है। सिलेक्शन कमेटी किन प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रही है और दूसरी बात यह है कि प्लेयर्स जो है वो उनकी सलाहियत क्या है। अगर आप ऐसे प्लेयर्स को शामिल ना करें जो ज्यादा सलाहियत वाले हैं और ऐसे प्लेयर्स को मौका दें जिनमें कम सलाहियत है, तो जाहिर है रिजल्ट ऐसे ही आएगा। हमारी सिलेक्शन कमेटी सही काम नहीं कर रही है, वो गलत कम्बिनेशन के साथ मैचेस में जा रही है। फिर उसके बाद हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने ज्यादा उनको पैसे मिल रहे हैं, अब वो रिलैक्स हो गए बिल्कुल। उनको इस बात की परवाह नहीं हम मैच हार रहे हैं या जीत रहे हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो इस वजह से वो एक कंपटीशन की जो सिचुएशन सूरत हाल जो आज से 10-15 साल पहले होती थी क्रिकेट में, अब वो खत्म हो गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस एक मैच में अच्छी होती है, पल में माशा और पल में तोला वाली बात है पाकिस्तान टीम की, कि अच्छा खेलते हैं, दूसरे मैच में वो आउट जल्दी हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो आपकी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो माजी में प्लेयर्स में था, आज के पाकिस्तानी प्लेयर्स में बिल्कुल नजर नहीं आता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सैयद हैदर साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। तो देखते हैं जनाब आज पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है। 2 नए खिलाड़ी डेब्यू तो करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह करे ये डेब्यू उनका जीत की सूरत में ही अच्छा हो, वरना हार के डेब्यू करने का क्या फ़ायदा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये दौर आईटी का दौर है। अब चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर आपका सोशल मीडिया हो, आपके रोज़मर्रा काम में अब आईटी के बगैर ऐसे लगता है कि ज़िंदगी नामुमकिन सी है। और यही होता है कि जब पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज थोड़ी सी स्लो हो जाएं तो जनाब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उन लोगों को भी जो इनका काम आईटी से वाबस्ता है, और उन लोगों को भी जो सोशल मीडिया सारिफ हैं, क्योंकि चाहे आपको ख़बर का हसूल हो, चाहे आपने वीलॉगिंग करनी हो या व्हाट्सएवर, अब ऐसे ही लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा टाइम हम सिर्फ आईटी सर्विसेज को इस्तेमाल करने में जाता है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट के भी बहुत ज़्यादा नए रास्ते इस आईटी ने खोले हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग का काम हो, चाहे वो बाहर की दुनिया के साथ पाकिस्तान से काम करने वाली इश्यूज़ हों या और चीज़ें हों। अगर आईटी सर्विसेज मुतासर होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और मैं ये अदाद-ओ-शुमार देख रही थी कि आईटी की बरामदात रवा माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में 1.20 अरब डॉलर तक जा पहुँची है। यानी यकीन कीजिए कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है इस फील्ड में। इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर ये चैलेंजेस हमें दरपेश ना हों, जिसमें सुस्त रफ्तारी है इंटरनेट की, या फिर कई दफ़ा ब्लैकआउट हो जाता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ पर दूसरे ममालिक हैं, तो हमें चैलेंजेस क्या हैं, इन सब के लिए हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे हाशिर बेग साहब, आईटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया हाशिर साहब आपके वक्त का। तो पहले तो ये बताइएगा, जब आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, अभी भी हम आईटी में किस लेवल पे रैंक कर रहे हैं? We are pretty good as compared to other countries, लेकिन again as compared to India and other states, जो कि हमारी competitor states हैं, उनके मुकाबले में अभी भी हम लोग उनके मुकाबले पे नहीं हैं, we are below them। उसके लिए गवर्नमेंट ने in the past few years बहुत अच्छे इक़दाम किए, जैसे हमारे पास 3G आया, 4G आया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट की फ्राहमी हुई। सो दो स्टेप्स वर रियली क्रिटिकल फॉर अस, फॉर आवर ग्रोथ। लेकिन एट दिस मोमेंट आजकल जो हमारे पास इंटरनेट के इशूज़ चल रहे हैं, firewalls, slow internet, all of these things, they are really affecting the youth and the people who are making their earnings through the internet. So I mean there are ways around that, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे ways भी ब्लॉक किए जा रहे हैं, जिससे डेफिनेटली हर कोई इफेक्ट हो रहा है।
अच्छा, अब एक VPN लोग इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं और हुकूमत ने शायद कहा है कि आप कुछ पेड वर्जन हैं वो ख़रीद लें, तो उसके बाद ये किस तरह का वर्जन है, कितने इस पर कीमत आती है और क्या उसको लेने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं? अच्छा, वो चीज़ें आसान तो हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें आसान होंगी फॉर बिग प्लेयर्स, ठीक है। मे बी जो कंपनीज़ हैं जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉय कर रही हैं, दे कैन अफोर्ड टू हैव पेड VPNs, बट व्हाट अबाउट दोज फ्रीलांसर्स, व्हाट अबाउट दोज स्मॉल क्रिएटर्स जो कि घर बैठ के मे बी दे आर मेकिंग $500 पर मंथ, विच इज़ गुड इनफ फॉर देम, विच इज़ गुड इनफ फॉर देम टू रन देयर होम्स। तो जो लोग ऑलरेडी $500 कमा रहे हैं, तो वो कितने का VPN परचेज़ कर सकते हैं? VPN कॉस्ट रेंजेस फ्रॉम लाइक $5 टू हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स एज वेल, ठीक है। तो फॉर बिग प्लेयर्स एज आई सेड वो चीज़ सही रहेगी, लेकिन ये चीज़ डिस्करेज करेगी स्मॉल प्लेयर्स को, क्योंकि दे डोंट नो कि यार हम कहाँ पे जाएं, इनको VPN सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन परचेज़ करें, जो भी चीज़ें करें, तो दे डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दैट। तो स्मॉल प्लेयर्स को ये चीज़ हाईली डिस्करेज करेगी। अच्छा, हमने ये भी देखा कि फाइवर ने अपने यहाँ पे ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया। फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा फाइवर पे काम कर रहे थे, अपवर्क पे अभी भी काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत मुतासर होते हैं, अपने काम डेडलाइंस के ऊपर जमा नहीं करा पाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होते हैं। सो कोई ऐसा कहते हैं ना जुगाड़ होती है हर किसी चीज़ की, या कोई वे आउट होता है, कुछ है कि अगर कुछ हो तो ये लोग कोप कर पाएँ किसी तरह? अच्छा, उसका एक जुगाड़ है और वो लोग करते भी हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की इमेज को होगा, पाकिस्तान को होगा। मे बी वो जो इंडिविजुअल है उसे कोई नुकसान ना हो, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग फिर अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे, वो कहेंगे यार हम पाकिस्तान से काम ही नहीं कर रहे, हम सऊदीया से कर रहे हैं या दुबई से कर रहे हैं, US से कर रहे हैं, विच इज़ वेरी ईजी। अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव ऑफिसेज इन डिफरेंट कंट्रीज़। हमारा ऑफिस पाकिस्तान में है, लाहौर में है, और हम वही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कभी अपवर्क ने अगर शो कर दिया कि यार ये लोग जो हैं इनकी कंट्री के अंदर इनके रीजन में इंटरनेट स्लो है, तो डेफिनेटली जो भी क्लाइंट पहले मैसेज करने लगेगा वो 10 दफ़ा सोचेगा कि यार इनको मैसेज करें भी या ना करें, ये हमारा काम कर भी सकेंगे कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनली हमारी रेपुटेशन कहीं बहुत अच्छी नहीं है एज अ कंट्री। तो उसके ऊपर अगर हम ये भी शो करना शुरू कर दें कि यार इनके पास इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा, दे विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू ऑन टाइम, तो वो चीज़ फर्दर हमें इफेक्ट करेगी। फाइबर ने ऑलरेडी वो चीज़ कर दी है, अपवर्क ने फ़िलहाल नहीं किया। अगर अपवर्क ने कर दिया तो दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द IT एक्सपोर्ट्स, जो कि हमारे पास लास्ट 2-3 ईयर्स में इतनी ज़्यादा ऊँची गई हैं। सही। आपको कितना अर्सा हो गया इसके अंदर एंड हाउ डिड यू जॉइन इट? तो हमें ये कंपनी स्टार्ट किए हुए कोई 3.5 साल हो चुके हैं। हमने 2021 जुलाई में स्टार्ट की थी, एंड सिंस देन अपवर्क के ऊपर हमने अपनी एजेंसी में $8 लाख का बिजनेस किया। अच्छा, आप अपवर्क के थ्रू काम करते हैं? हमारा अपवर्क के थ्रू भी चल रहा है, उसके बाहर कनेक्शंस पे भी चल रहा है, थ्रू आवर इनबाउंड भी हमारा फ्लो होता है बिकॉज ऑफ आवर पब्लिक अपीयरेंस एंड पब्लिक हमारी ब्रांडिंग वगैरह के थ्रू। तो अपवर्क के थ्रू हमारा, बट द मेजर चंक ऑफ द बिजनेस दैट वी गॉट और जिसकी वजह से हम लोग खड़े हुए वो अपवर्क था, तो दैट हेल्प डज। लेकिन जो नए लोग इसमें आना चाहेंगे वो 10 दफ़ा सोचेंगे कि यार हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएँ भी या ना आएँ, कि ये प्लेटफॉर्म तो हमें डिलिस्ट कर देते हैं, हमारे ऊपर कुछ बैनर शो कर देते हैं, दे विल लुक फॉर अदर वेज, जिसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फिर हमारी जो प्रेजेंस है वो कम से कम होती जाएगी। तो क्या चैलेंजेस आपको तब दरपेश थे और उस वक्त में और आज में आप कितना फ़र्क देखते हैं? अच्छा, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, और मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार जब मैंने शुरू किया था तो थिंग्स वर अ बिट ईजियर फॉर मी, कि तो उसकी कॉस्ट भी कम थी, क्योंकि अपवर्क पर जब आपने ऑपरेट करना होता है तो उसकी आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। फॉर एवरी क्लाइंट यू वांट टू अप्रोच यू हैव टू पे सम लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, और अब वो लिटिल अमाउंट ऑफ मनी ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुकी है, ठीक है। तो एक तो वो चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और उस टाइम के ऊपर कभी भी ऐसे इश्यूज़ नहीं थे इंटरनेट कनेक्टिविटी के, लाइक जहाँ भी जाएँ तो फ़ोन का इंटरनेट भी चल रहा है और हर चीज़ चल रही है, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे मोस्टली क्लाइंट होते हैं US के या यूरोपियन कंट्रीज़ के, हमारे 90% क्लाइंट्स US के हैं। तो उस वक्त कभी भी हमें ये इश्यूज़ नहीं होते थे कि इंटरनेट नहीं आएगा। हमने रात को रिप्लाई करने होते हैं क्लाइंट्स को, हमने उनको हर वक्त अपने पास फ़ोन पे इंटरनेट चलते रहना चाहिए, ताकि जब भी क्लाइंट का मैसेज है उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया जाए, तो वो हम लोग उस वक्त कर लेते थे। लेकिन आज सुबह से आई एम स्ट्रगलिंग, कि आज सुबह से आई वाज इन ट्रैफिक, योर टीम वाज रीचिंग आउट एंड आई वाज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम प्रॉपर्ली, क्योंकि मुझे उनके मैसेजेस सही तरह रिसीव नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ दीज इंटरनेट इश्यूज़। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा कि इंडिया की IT इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बैंगलोर इज़ एन IT सिटी देयर, और एक बहुत ही शानदार बूम हमने देखा। इवन पूरी दुनिया के अंदर IT एक्सपर्ट्स इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो गूगल है या और है, उनके यहाँ तक कि उनके जो CEOs हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से है। कौन सी चीज़ आपको लगता है कि उनको प्रोवाइडेड है उनकी हुकूमत की जानिब से जो कि हम लैक कर रहे हैं?
एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इंडियंस को एक बेनिफिट है, वो ये कि ऑल द बिग आईटीज़, आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें, गूगल देख लें, फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस वो इंडियंस के पास ऑक्यूपाइड हैं। और ये चीज़ स्टार्ट एकदम से नहीं होती, लाइक इट्स नॉट लाइक कि किसी ने इंडिया में आके उनको जॉब दे दी। वो लोग पहले इंडिया से यूएस गए थे, वहाँ पर जाके उन्होंने जॉब्स की, उनकी जनरेशन्स वहाँ पे रहीं, फिर उनमें से लोग लीडर्स इमर्ज करके ऑन मेरिट ऊपर आए, किसी ने उनको फेवर नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ से भी अब वो ट्रेंड शुरू हो रहा है कि लोग अब बाहर जा रहे हैं, पहले भी लोग बाहर जाया करते थे, लेकिन एक तो हम लोग पॉपुलेशन में भी उनसे कम है, और पहले वो चीज़ डिस्करेज भी बहुत ज़्यादा होती थी, और अब लोग मतलब मजबूरी की वजह से या किसी भी वजह से लोग अब बाहर जा रहे हैं, और लोग लाइक पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, विच इज़ कंसिडर्ड ब्रेन ड्रेन। लेकिन यही ब्रेन ड्रेन इंडिया में भी हुआ था 90s के अंदर, ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट्स हम अब देख रहे हैं कि गूगल में और डिफरेंट जो हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पर उनके CEOs वगैरह अपॉइंटेड हैं। तो मे बी इन 20 to 30 years, इन 40 years अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो इट्स पॉसिबल कि हम लोग भी वहाँ बिग पोजीशंस ले लें, लेकिन अभी तो वो लोग हमसे काफ़ी आगे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, AI के शोबे में अभी तक पाकिस्तान अपनी जगह उस तरह नहीं बना पाया। What is the basic factors you see in it? अच्छा, आई वुड थिंक कि पाकिस्तान ने अपनी जगह काफ़ी अच्छी बना ली है, क्योंकि हम लोग लास्ट 2 years से जब से AI का ट्रेंड शुरू हुआ है, हम लोगों का 90% बिजनेस जो है वो AI के ऊपर चल रहा है। हम लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन से बना के जो प्रोडक्ट्स हमने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाई, दोज प्रोडक्ट्स आर मेकिंग आवर क्लाइंट्स लाइक ऑलमोस्ट millions of dollars इन एनुअल रेवेन्यू, ठीक है। वो चीज़ें जो हमने प्रोडक्ट्स बनाई अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर पाकिस्तान में, लाहौर में बैठ के, बिल्कुल। तो AI के अंदर हम लोग, और वी आर अ वेरी स्मॉल प्लेयर, हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 30 पीपल का हमारा साइज़ है, तो हमसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं यहाँ पाकिस्तान में, और वो हमसे बहुत अच्छा काम भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो आई थिंक पाकिस्तान ने काफ़ी इसमें लाइक सही स्पीड पे जा रहा है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जो गवर्नमेंट कर सकती है और जो गवर्नमेंट ऑलरेडी करती है, दे ओपन अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स रिगार्डिंग AI, रिगार्डिंग टेक्निकल डेवलपमेंट, तो दे शुड लॉन्च मोर ऑफ दोज प्रोग्राम्स। बिल्कुल सही जनाब, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। वैसे तो एहसन इकबाल साहब इज टेकिंग हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन दैट। अब देखते हैं ये चीज़ें, और स्पेसिफिकली जो इंटरनेट का इशू, ये कब तक हल होगा, बिकॉज ये नहीं है तो फिर आप समझें कि कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उन लोगों का जिनका ताल्लुक IT से है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। आज हम बात करने वाले हैं PTV की, क्योंकि आज PTV को 60 साल हो चुके हैं। 26 नवंबर 1964 को PTV ने बाकायदा तौर पे अपनी नशरियात का आगाज़ किया, और आज जो गेस्ट इस पर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सीनियर प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, और अगर जिनको शायद नाम से वो याद ना आए, तो अगर हम उनके उस शाहकार का जिक्र कर दें तो फ़ौरन सब पहुंच जाएंगे। जी हाँ, हमने अपने अपने बचपन में उसकी सुनहरी यादें अपने दिलों में आज भी याद करके रखी हुई हैं। हफीज़ ताहिर साहब, ऐनक वाला जिनके खालिक, और मेरे साथ आज मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज भी जब आपको लोग ऐनक वाला जिन के लिहाज से याद करते हैं, हमेशा से? देखिए, कोई भी डायरेक्टर होता है ना, वो बहुत सारा काम करता है और बहुत सारा अच्छा काम करता है, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो दुनिया में जाना जाता है और पहचाना जाता है। इवन डायरेक्टर्स लाइक जेम्स कैमरॉन, उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया, मगर उनकी जो बेहतरीन उनकी पॉपुलर शनाख्त है वो टाइटैनिक है। इस तरह स्टीवन स्पीलबर्ग हैं, उन्होंने पता इतना काम किया, लेकिन वो शिंडलर्स लिस्ट और E.T. और अमूमन लोग या इंडियाना जोन्स वगैरह से जानते हैं। मार्टिन स्कॉर्सेज़ को लोग टैक्सी ड्राइवर की वजह से जानते हैं। इस तरह मैं ऐनक वाला जिन की वजह से मैं मारूफ़ हूँ, मगर इसके अलावा भी बहुत काम किया। बड़ों के लिए भी सीरियल्स किए, जिनमें मेरी 3 सीरियल बहुत कामयाब रहीं, अम्मा, रोग और आग। ये 50 मिनट सीरियल थे। फिर शोज़ किए, नीलाम घर किया, PTV अवार्ड्स किए, पॉप मेला शोज़, म्यूज़िक किया। ऐसा क्या वजह है कि होना तो ये चाहिए था, बिकॉज मेरी भी बचपन की यादों में ऐनक वाला जिन शामिल है, होना ये चाहिए था कि उसके बाद बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं,
और बनना शुरू हो जाती, लेकिन ना तो उसके बाद कुछ और हुआ, ना तो उसके बाद कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया, और अब तो बिल्कुल ही बच्चों का कंटेंट ज़ीरो होने के बराबर है, ना ही पीटीवी पे ना ही किसी और चैनल पे। अच्छा, इसमें कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद शुरू करने वाले या लोग स्केर्ड हैं कि पता नहीं इससे अच्छी चीज़ बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। और दूसरी वजह ये है कि एक मिसकंसेप्शन है सारे चैनल्स के जो बड़े लोग हैं जो फैसला करते हैं फैसला साजों में, कि शायद हम बच्चों के प्रोडक्शन से या ड्रामे से कुछ कमा ना सकें। बट दिस इज़ अ रॉन्ग नोशन। बात यह है कि उस वक्त पीटीवी ने जब ये ड्रामा शुरू किया था तो ये पीटीवी वैसे भी कोई कमर्शियल अदारा शुरू में नहीं था, तो बच्चों के प्रोग्रामों से कमाना तो कभी पीटीवी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन ये वो पहला प्रोग्राम था जो हाईली स्पॉन्सर्ड हुआ कि हम इसके इश्तहार, और प्राइम टाइम भी नहीं था, प्राइम टाइम तक चला गया और करोड़ों रुपए इसने कमा कर पीटीवी के ख़जाने में भरे। तो बात यह है कि अगर आइडिया अच्छा हो और एग्जीक्यूट अच्छा हो तो क्यों नहीं पैसे देगा। बच्चों की प्रोडक्ट्स की बहुत भरमार है, टॉफ़ियाँ हैं, बिस्किट्स हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, वो सब के सब बड़े लोगों बड़े ड्रामों में, यानी बड़े लोगों के लिए बनाए गए ड्रामों में स्पॉन्सर करते हैं। तो क्यों नहीं वो बच्चों के ड्रामों को स्पॉन्सर करेंगे। मैंने एक सीरियल की थी, उसके बाद एनक के बाद तो वो टॉफ़ी बनाने वाला एक बड़ा अदारा मे फेयर, उन्होंने उसको गोद में ले लिया था, यानी वो मे फेयर के नाम से वो जो ड्रामा वो चलता रहा। बात है अच्छा कंटेंट देने की। मैं तो सबसे कहता हूँ कि भाई आएँ बनाएं, एनक जिन से आगे चले। यूरोप में हैरी पॉटर कितनी मशहूर सीरियल है, इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें, कार्टून्स बनते हैं, एनिमेटेड स्टोरीज़ बनती हैं। तो अगर बच्चों का प्रोग्राम इतना ही ना होता कि वो पैसे लेके आता तो फिर ये लोग उस पर क्यों काम करते। हैरी पॉटर इज़ हाई बजट फिल्म, पूरी सीरीज़ हाई बजटेड है और वो नॉवेल्स पे बेस्ड है। तो ऐसी चीज़ें बेशुमार मिल जाती हैं और लिखने वाले भी मौजूद हैं, मुझे कहीं मैं लिख दूँगा। इसके अलावा एक नवीद साहब हैं, वो बच्चों का काम करते हैं और लोग भी लिखते हैं और बहुत सारे हैं। अच्छा सर, इतने साल हो गए पीटीवी को, और नेशनल टेलीविज़न इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें पंजाबी में भी हमने सक्सेसफुल शोज़ देखे, उर्दू ज़बान में देखे, हर ज़बान में देखे। जब ये शुरू हुआ तो पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले एमडी, बहुत ही कम लोग उन्हें जानते होंगे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही अज़हर साहब की, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रही। फिर हमने बहुत शानदार डायरेक्टर्स भी और यहाँ पर देखे जिनके काम लाजवाल थे। क्या कुछ यादें हैं जो अभी भी आप मिस करते हैं, या वो कंट्रीब्यूशन जिनका जिक्र आप करना चाहें? देखिए मेरी यादाश्त जो है मुझे पीछे लेके जाती है तो वो नौमड़ी के ज़माने में ले जाती है। आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड जब पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ, और अस्टॉनिशिंगली ये आगाज़ एक डिक्टेटर के हाथों हुआ और उसके बाद डिमाइस भी डायरेक्टर के हाथों डिक्टेटर्स के हाथों ही हुआ। अरूज भी यानी स्टार्ट भी अयूब खान ने किया, और फिर उसके बाद जवाल जो है वो जनरल ज़िया के ज़माने में शुरू हुआ और परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में उसका जवाल अरूज पे पहुंच गया। तो ये एक अजीब दिलचस्प कहानी है। व्हेन आई गो बैक आई रिमेंबर दैट टाइम कि जब पहली बार हमारे घर में 16 इंच का एक टेलीविज़न आया था, टेलीविज़न सेट फादर लेके आए थे कुवैत से। मेरे फादर जिन्हें मैं अपना हीरो समझता हूँ, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में जितना कंट्रीब्यूट किया है कोई कर नहीं सकता। तो वो हम जुड़ गए टीवी के साथ। तो मैंने उसी वक्त 17 ईयर्स की उम्र में फैसला किया था कि इस बॉक्स के लिए काम करना है, या प्रोग्राम बनाने हैं या इसके अंदर मैंने नज़र आना है। तो वो पैशन हमेशा मेरे साथ रहा। बिल्कुल सही। और उस पैशन की वजह से ही मैंने अपने पूरे रास्ते यूं बदले कि मैं पीटीवी पहुंच के दम लिया। और सर बहुत सारे फेमस एंकर्स पीटीवी से निकले। तारिक अजीज़ साहब उसके अंदर शामिल हैं, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब उसके अंदर शामिल हैं। ये जवाल जो पीटीवी के अंदर अब है, मतलब अब कोई नोटेबल ऐसा प्रोग्राम नहीं है पीटीवी का जो हम बहुत प्राउडली कह सकें, जबकि प्राइवेट चैनल्स की प्रोडक्शंस जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, पहले तो हम इस सवाल के जवाब को पहले हम ये सोचते हैं कि अरूज कैसे मिला। अरूज पीटीवी को इसलिए मिला, एक तो ये कि ये ओनली चैनल था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस चैनल को चलाने वाले, इस चैनल में शुरू में आने वाले सारे के सारे मेरिट पे आए थे। असलम अज़हर को देख लें, फजल कमाल साहब को देख लें, या उस ज़माने के जितने प्रोड्यूसर्स थे बड़े, कासिम जलाली, हैदर इमाम रिजवी, साहिरा काज़मी, लाहौर में नुसरत ठाकुर, राशिद डार, अयूब खावर,
मैं आपका गेस्ट हफीज़ ताहिर, शौकत ज़ैनुल आबिदीन और सर यावर हयात, फ़र्रुख बशीर, ख्वाजा नजमुल हसन, ऐसे काबिल लोग मौजूद थे। और दूसरे स्टेशंस पे भी, जैसे मैंने सायरा कादमी का नाम लिया, हैदर माम रिजवी, कासिम जलाली, ये लोग पैशन के साथ आए थे। मैं खुद ग्रुप 7 की जॉब छोड़ के ग्रुप 4 की जॉब में आया था, तो हम सब लोग जुनूनी थे और हमने पीटीवी के लिए मोहब्बत के साथ काम किया और ना अपना दिन देखा ना अपनी रात देखी। एक तो वजह ये थी कि हम सब लोग मेरिट पे आए थे और हमने काम करके दिखाया। फिर हमारे साथ जो लिखने वाले थे, ऐसे ऐसे बड़े लोग, इशफाक अहमद खान, बानो कुदसिया, अब्दुल कादिर जुनेजो, नूरुल हुदा शाह, फातिमा सरैया बजिया और कमाल अहमद रिजवी, नईम ताहिर, एक कहकशां थी। और शायरों में लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़, मरिया नियाज़ी। तो वो एक दौर था एक्सेलेंस का, तो सब लोगों ने एक एक्सेलेंस के साथ मिलकर काम किया। फिर चूँकि सरकार भी चाहती थी कि पीटीवी चले, तो उन्होंने भी पीटीवी को बहुत सपोर्ट किया। पीटीवी ने कमाना शुरू किया और जो पीटीवी कमाता था वो सरकार उसका इवज़ भी देती थी, इक्विपमेंट लेकर देती थी, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, इंजीनियर्स को बाहर भेजती थी उसके लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। तो हम अच्छा प्रोग्राम बनाते थे। और फिर उसके बाद आप ज़वाल का सबब पूछ रही हैं, तो अरूज का सबब तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली मेरिट और हार्ड वर्क। कुछ तो सर मुझे भी समझ आता है, जो सियासी भर्तियां बहुत ज़्यादा हुई और ऐसे लगता है रिसोर्सेस से ज़्यादा बंदे वहाँ पर मौजूद हैं, इस मैं वजह से बताता हूँ ना आपको। ज़वाल के असबाब में कुछ तो प्रैक्टिकल हैं और कुछ मेरिट के ख़िलाफ़। प्रैक्टिकल तो ये है कि जब जनरल ज़िया साहब आए, वहाँ से पीटीवी का ज़वाल शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ये होना है, ये नहीं होना, ये करना है, ये नहीं होना, ये करना है, ये नहीं होना। एक सीन में आपको बताता हूँ, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक हमने ड्रामा बनाया, हमारे एक प्रोड्यूसर ने, सोनी महिवाल। उसमें सोनी दरिया में डूब के मर जाती। अच्छा, वो दरिया में डूबी और जब वो उभरी तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। इतराज़ हुआ कि चाहे ये डूब रही है, चाहे ये मर रही है, इसके सर पे दुपट्टा होना चाहिए। तो वो हमने पिन्ने लगा के सीन दोबारा किया। तो जब इस तरह की इज़हार राय पे आज़ादी होगी, पाबंदी होगी, तो फिर यही होगा। देखिए, शायर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, आप एंकर हैं माशाल्लाह, एंकर हो, कोई भी आर्टिस्ट हो दुनिया में, अगर उसकी इज़हार राय पे पाबंदी लगाएंगे तो उसका ज़हन बंद हो जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह आपकी कलेक्शन है, ये अब बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हैं ऐनक वाला जिनकी, फिर बहुत शानदार इंटरव्यूज़ हुए, तरन्नुम शो हुआ, फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बात करें, या फिर और बहुत सारे ऐसे क्लासिक प्रोडक्शंस है पीटीवी की जिसे आर्काइव का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन या तो वो मौजूद नहीं है डिजिटली, या फिर आवाज़ या क्वालिटी उसकी उस तरह नहीं है। मतलब मैंने तो खुद ऐनक वाला जिन की कोई एपिसोड यूट्यूब पे उस तरह नहीं देखी। क्या वजह है कि हम डिजिटली सेव नहीं कर पाए? ये हमारी जनरेशन एटलीस्ट जो बन चुका है उसको तो देख सकें आसानी से। देखें, सितम पे सितम है। अच्छा, एक थोड़ी सी बात मैं और कर लूँ, फिर आपको इस बात का जवाब देता हूँ। उसके बाद यानी जा के दौर के बाद सदर मुशर्रफ का दौर आया, उन्होंने प्राइवेट चैनल्स को इजाज़त दे दी। ठीक है, उसके फ़ायदे भी बहुत हुए, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न को उसका नुकसान हुआ। जो पाकिस्तान टेलीविज़न का व्यूअर था वो भी उधर चला गया। जो पाकिस्तान टेलीविज़न का स्लाइस ऑफ फूड था, उसमें से भी वो हिस्सेदार बन गए और इस वजह से भी पीटीवी के ज़वाल को ज़रा तेज़ी से होने में देर न लगी। तो फिर पीटीवी में जो भर्तियाँ की गई वो मेरिट के बगैर की गई, और जो पॉलिटिकल पार्टी आई, नॉट नेमिंग एनी पार्टी, हर पार्टी ने अपने बंदे बगैर मेरिट के पीटीवी में डाल दिए और ओवर स्टैफिंग हो गई। फिर यूनियनिज्म की वजह से भी मसाइल हुए, तो इस वजह से भी सारे मसाइल हुए। और जो पीटीवी को जिस चीज़ पे, या उसके कारपरदाजों को, या उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, या चेयरमैन को, या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो सही फैसले करने थे वो नहीं कर सके। उनमें एक फ़ैसला आर्काइव्स का था। वक्त के साथ साथ फॉर्मेट्स बदलते गए। इतनी बड़ी टेपें होती थी, फिर छोटी कैसेट्स आ गई, फिर और छोटी कैसेट्स आ गई, फिर हम कंप्यूटर पे चले गए। एक तो हम कंप्यूटर पे देर से गए। दूसरी बात ये कि वो पिछले सारे जितने हमारे प्रोग्राम थे उनको संभाल कर नहीं रखा गया और वो ज़ाया हो गए, काफ़ी सारे ज़ाया हो गए। अगर मैं उन्हें जाके कहूँ कि हफीज़ साहब ने फ़लाँ साल में एक प्रोग्राम किया था
नीलाम घर, तो मुझे चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आर्काइव जो है अगर वो संभाल के रखी जाती और उसको डिजिटाइज किया जाता वक्त पे, तो फिर भी हम कुछ ना कुछ उसी में से कमा रहे होते। फिर किसी हुकूमत में, शायद पता नहीं किस हुकूमत ने पीटीवी फ्लिक्स शुरू किया था। इसमें से कुछ प्रोग्राम निकाले गए और उन प्रोग्रामों को डिजिटाइज करके पीटीवी फ्लिक्स पे अपलोड भी किया गया। मगर कल मैंने खोल के देखा तो पीटीवी फ्लिक्स पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। मुझे बड़ी हैरत हुई। वहाँ पे अच्छे प्रोग्राम थे, मेरे प्रोग्राम थे, सजाद अहमद का धुआं पड़ा हुआ था और इशफाक साहब के लिखे हुए, मोहम्मद निसार हसन के डायरेक्ट किए हुए एक मोहब्बत सौ अफसाने पड़ा हुआ था। अब नहीं है, लेकिन पता नहीं खुदा जाने वक्ती तौर पे वो डाउन है लिंक उसका या अच्छा मैंने तो उसे जब भी चलाया वो डाउन ही रहता है, वो स्ट्रीमिंग पे ही रहता है। अच्छा सर ये बताइएगा, अब चूंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पीटीवी ने ट्राई किया और एक मॉर्निंग शो मुस्तफा हुसैन तारड़ साहब का भी था, बहुत मशहूर था, बच्चे इंतज़ार करते थे स्कूल जाने से पहले, और एक लेगेसी उन्होंने उस पर छोड़ी, और अब के मॉर्निंग शोज़ भी आपके सामने हैं और अब तो हर चैनल पे एक मॉर्निंग शो है, आप भी एक मॉर्निंग शो में मौजूद हैं। सो वो फ़र्क किस तरह देखते हैं तब के में और अब में मेशा? अब ग्लैमर आपको ज़्यादा लगता है? अब तो खैर टाइम भी ज़्यादा है, वो तो टाइम भी कम होता था उसका। देखिए फिर वही कहानी, बात यह है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने दुनिया के हर प्रोडक्शन फॉर्मेट में प्रोडक्शंस की, डॉक्यूमेंट्री बनाई तो दुनिया भर से अवार्ड लिए, ड्रामे ऐसे बनाए कि वो पूना इंस्टीट्यूट में दिखाए जाते थे कि जनाब ड्रामा इस तरह बनाना चाहिए, लाइक वारिस, अंधेरा उजाला, मेरा अनुकुला जैन और इस तरह की बेशुमार चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद पीटीवी ने शोज़ किए, नीलामगर, कॉमेडी की तो 50-50, लाइटर वेन में प्लेस किए तो तन्हाइयाँ, अनकही, फिर हिस्टोरिकल ड्रामे किए जिनमें शाहीन और इस तरह के ड्रामे, और फिर आखिरी शब लाहौर से हुआ, एक मोहब्बत पे किए तो एक मोहब्बत सौ अफसाने। ये सारे फॉर्मेट पीटीवी कर चुका है। जो भी चैनल, अब मैं आपके प्राइवेट चैनल में बैठा हूँ तो हम तो मॉर्निंग शो भी कर चुके हैं, तो सारे के सारे फॉर्मेट्स ने पीटीवी ने पहले से ही एक्सेल कर लिया हुआ था। अब जो भी चैनल्स बन रहे हैं वो पीटीवी की इंस्पिरेशन से प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अब तो खैर नए लोग आ गए हैं, लेकिन जब चैनल लगने शुरू हुए थे तो पाकिस्तान टेलीविज़न के लोगों ने लगाए थे। हमारे ही इंजीनियरिंग मैनेजर को लोगों ने हायर किया, हमारे ही प्रोड्यूसर्स को लोगों ने हायर किया। अभी भी माशाल्लाह अयूब खावर साहब अभी तक काम कर रहे हैं, इकबाल अंसारी साहब भी कराची में 1-2 चैनल्स उन्होंने लगाए। तो ये एक सिलसिला है जो इस तरह जारी रहा। तो फ़र्क जो आप फ़र्क पूछ रही हैं तो वो ये है कि टेक्निकली बड़ा फ़र्क आ गया, कैमरास बड़े अच्छे आ गए, लाइटिंग इम्प्रूव कर गई है, और जो लोग आते हैं प्रोग्राम में वो बड़े ग्लैमराइज्ड आते हैं। हमारे प्रोग्राम में इतना ग्लैमर नहीं होता था, बट कंटेंट होता था। पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा कंटेंट पे जोर दिया, कंटेंट पे लोगों को अपनी तरफ, और अब कंटेंट नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। और वक्त कम है लेकिन आपसे सीखने का और आपकी बातें सुनने का हमेशा से इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन हम ज़रूर आपसे और बातें करेंगे आपकी क्रिएशंस के हवाले से भी। जनाब एक ब्रेक हम ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और जनाब अब ले चलेंगे आपको कराची। और कराची मतलब उस तरह नहीं जा रहे, लेकिन कराची की हम बात करने वाले हैं क्योंकि कराची की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी भी नज़र आती है। और जो कराची के शहरी हैं वो ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड्स का है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है या और मसाइल हैं, वो हल नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने अरसे से वहाँ बरसर इक़्तिदार तो है, लेकिन फिर भी कराची को ओन नहीं कर पा रहे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ सिंध हुकूमत के तर्जुमान मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, अली साहब, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। सर आप क्या समझते हैं कराची की खस्ता हाली का असल जिम्मेदार कौन है? वैसे तो पीपल्स पार्टी आप जानते हैं बरसों से इक़्तिदार में है वहाँ पर। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके मॉर्निंग शो का हिस्सा बन सकूं। देखें, कराची के जो मसाइल हैं वो सबके सामने हैं और वो काफ़ी अरसे से हैं।
मगर कराची के जो शहरी हैं, अगर आप उनसे आज पूछें कि जो 2 साल पहले या 3 साल पहले जो हालात थे उनसे बेहतर है, तो वो आपसे यही कहेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, रोडें बन रही हैं, कचरा उठ रहा है। अब जब बारिशें होती हैं तो कराची जैसे एक स्टैंड स्टिल पे आ जाता था, अब वो नहीं होता, पानी अब खड़ा नहीं होता। ग्रीन बसेस, पिंक बसेस खवातीन के लिए, काफ़ी सहूलतें हैं ऐसी जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने अब कराची शहर को देनी शुरू की हैं। मगर देखें, हमारी आवाम है, हमारी शहरी हैं, हमारे हमसे मोहब्बत भी करते हैं, तो गिला भी हमसे ही करेंगे। मगर यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, कराची शहर के डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट है। कराची शहर का अगर आप एग्जैक्टली उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन अगर उठा के देखें तो 13 डिफरेंट बॉडीज हैं जो कराची शहर को देखती हैं, जिसमें कंटोनमेंट्स भी हैं, DHA भी है, रेलवेज लैंड भी है, KPT भी है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 70% कराची का जो कंट्रोल है वो वफाक के पास है, और ओनली 30% जो है वो सिंध हुकूमत हो गई या शहरी हुकूमत के पास है, जिसको KMC आप कहते हैं या DMC आप कहते हैं। अगर आप शारा फैसल से, मैं थोड़ा आपको शायद पता हो नहीं पता हो, मगर जो भी आपके देखने वाले हैं उनकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए बताऊं, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे होते हैं शारा फैसल पे, तो वो रोड फैसल कंटोनमेंट के अंडर है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। मगर जिस रोड से आप शारा फैसल से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं वो KMC के अंडर है। तो कभी कभी ये होता है कि एक रोड पे पानी खड़ा हुआ है मगर दूसरी रोड क्लियर है, हमारी वाली क्लियर है मगर कंटोनमेंट में सही काम नहीं हुआ, तो जिम्मेदार वो किसको? ये आम शहरी तो ये इसको नहीं समझेगा, वो तो समझेगा। मगर ये भी हमने एक सेंट्रल कमेटी बनाई है, दीगर इदारे जो हैं, चाहे वो KPT लैंड्स हों, चाहे रेलवेज हों, चाहे वो कंटोनमेंट DHA हो, उसमें हमने एक अलाइनमेंट की है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, डिफेंस क्लिफ्टन, वहाँ का रिहायशी मैं खुद भी हूँ, तो वहाँ पानी खड़ा हुआ लास्ट टाइम, पूरे शहर से निकल गया, मगर DHA कराची में जो सबसे महंगा तरीन इलाका है पूरे पाकिस्तान का, वहाँ पानी नहीं निकल सका। तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे सिंध के हैं, उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी भेजी, अपनी वैक्यूम सब पंप किया, वाटर पंप्स निकाले वगैरह, पानी, और DHA को हेल्प किया, और उसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। हमने कहा देखें ये हमारा नहीं था मगर हमने फिर भी किया। तो यही इस जज्बे को साथ लेते हुए, पॉजिटिविटी को कि बेहतरी लानी है, माजी में जो हुआ वो हुआ, मैं उस पर जाता ही नहीं। मगर अगर आप मुझसे आज पूछें कि सॉलिड वेस्ट काम हो रहा है, जिस तरह कचरा पहले एक कराची शहर कचरा कुंडी बन गया था, वो है नहीं, अब वो नहीं है, कचरा उठ रहा है, बसें चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट है, और स्लोली रोम वाज बिल्ट इन इट। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम और भी देखेंगी चीज़ें बेहतरी की तरफ से। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सियासी जमातों की गैर संजीदगी भी आप समझते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन भी वहाँ पर है, वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराती है। ये जो सड़कों पर सफ़र, जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, इस पर कुछ कर रही है? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि काम बिल्कुल आइडियली हो रहा है या परफेक्ट है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, बेहतरी की गुंजाइश है। जहाँ तक ऑपोजिशन पार्टीज का सवाल रहा, वो तो देखें, कराची शहर तक मैं आपको बता दूं, कराची शहर में ख़ास तौर से, अब कराची शहर में ऑपोजिशन हमारी जितनी भी है, मेजॉरिटी उनके लोग पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके पास कोई चीज़ तनकीद नहीं करें तो क्या करें बेचारे। देखिए ना, सिंध हुकूमत हमारी, शहरी हुकूमत हमारी, कंटोनमेंट, अगर आप बल्दियात के जो इलेक्शन हुए थे, सबसे ज़्यादा सीटें जिस पार्टी ने ली वो पीपल्स पार्टी है। और अगर आप एक ग्राफ निकालें कि तसलसल से पिछले 15-10 सालों में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी की बढ़ रही हैं सिंध में, वो भी पीपल्स पार्टी। तो ऑपोजिशन तो फिर जाहिर सी बात है, उनकी तो चीखें निकलेंगी, वो तो फिर कुछ ना कुछ तनकीद नहीं भी होगी तो करेंगे अपनी सियासत को चमकाने के लिए। तो उनकी बातों को मैं ज़्यादा रेलेवेंस नहीं देता, मगर इसका सही परफॉर्मेंस का जो सही बेंचमार्क होता है या बैरोमीटर होता है या नापने का तरीक़ेकार होता है, वो इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शंस में अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, और ऐसी जगहों से भी जीत रहे हैं जो आज तक नहीं हमने जीती थी। बिल्कुल ठीक। तो और अगर थोड़ा सा कराची से ज़रा बाहर जाएं तो सिंध के जो बाकी शहर हैं, जिसपे हैदराबाद है, लाड़काना है, वहाँ पर क्या कंडीशन है? लाड़काना की तो सुना है अब तक वैसी सड़कें जैसे पहले होती थी।
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत बेहतर है। अगर आप कहें तो मैं आपको और आपके दीगर मीडिया की मैं दावत भी काफ़ी लोगों को देता हूँ। तर्जुमान हूँ मैं सिंध हुकूमत का, तो मीडिया के दोस्तों से काफ़ी मेरा राब्ता भी रहता है। मैंने कहा आप एक वक्त बना के चले, मैं आप लोगों को विजिट कराता हूँ। थर का मैं आपको विजिट कराता हूँ, मैं आपको हैदराबाद लाड़काना का कराता हूँ। अभी हमने जो सैलाब आए थे 2022 में, उसमें जो घर लोगों के बह गए थे, हमने अहद किया था कि हम 2 मिलियन घर बना के देंगे उनको, जिसमें से 2 लाख घर हमने कंप्लीट करके उनको हैंड ओवर किए हैं सिंध हाउसिंग फैसिलिटी के तहत, और उस पर सोलर पैनल्स भी लगा के दिए कि बिजली भी उनकी मुफ्त हो। तो ये बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत जो है वो काम करने में ज़्यादा तक यकीन करती है, मार्केटिंग थोड़ी कम करती है, देर तक लोगों तक पहुंचती है। बट अब स्पोक्स पर्सन तर्जुमान उन्होंने कुछ लगाए, तो हमारा काम है लोगों तक पहुंचाएं और जो अभाम है मिसकंसेप्शन उनको क्लियर करें। बिल्कुल सही। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कराची में अब ट्रांसपोर्टेशन या फिर सड़कों के हवाले से शुरू करने वाली है सिंध गवर्नमेंट? मैं आपको बताऊं, डिफेंस और कोरंगी, खासतौर से कोरंगी का ये जाम सादिक ब्रिज के सामने मेगा हम एक फ्लाईओवर बना रहे हैं। उसके बाद ये मलीर किड्स जो है वहां से एक रास्ता हम देते हुए पीछे से रास्ता निकाल रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स हमने अनाउंस किए हैं और उनकी एग्जैक्टली टाइम फ्रेम के साथ हमने सब चीजें दी हुई हैं। अगर आप सिंध हुकूमत की वेबसाइट पर जाएंगी, आपको इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता अभी, इतनी सारी चीजें। There's so many things, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो गया। मैं आपको यहाँ एक और भी चीज जो मौका मिला है तो आपको क्लियर करूंगा। कभी-कभी ये होता है कि एक रोड होती है, एक जगह होती है, हम वो टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो फिर हुकूमत, जाहिर सी बात है हमें इतनी अवेयरनेस अभी है नहीं कि बैकग्राउंड क्या है, तो वो बुरा फिर हमें ही कहते हैं, जबकि हमें फ़ायदा इसी चीज़ में है कि जल्दी से जल्दी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और वो आवाम को सहूलत मिले कि हमें उससे आवाम देख सके कि हम परफॉर्म करें। मगर कभी ये होता है कि जी टेंडर्स होते हैं, उसमें लोग जाके कोर्टों में जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो स्टे ले लेते हैं। अब वो जब तक कोर्ट उस चीज़ का फैसला नहीं करता, वो रोड वहीं वैसी की वैसी बनी रहेगी और उस पर आगे काम नहीं हो सकेगा। सही, और आप समझते हैं ये डिलेज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपके वक्त का अली साहब, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप फरमा रहे हैं वैसा ही हो और ये प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो ताकि कराची के शहरी भी सुकून का सांस ले सके। जनाब एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। तो मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियां कुछ कुछ आ चुकी हैं, ज़्यादा नहीं आई बिकॉज टेम्परेचर अभी उतना ज़्यादा नहीं ठंडा हुआ, लेकिन जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो उसके इफ़ेक्ट्स हमारी स्किन पर भी आना शुरू हो जाते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करना, स्किन की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा कॉमन मसला होता है वो स्किन ड्राई होने का भी होता है। इस हवाले से और इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बहादुर रियाज साहिब, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो यही सवाल होना चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्किन इन विंटर्स। अच्छा इकरा, पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और ये कि स्किन विंटर के अंदर ऑब्वियसली क्यों हमारी जो है वो डैमेज होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ठंडी कोल्ड एयर होती है उसकी वजह से मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है आपकी इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से स्किन ड्राई और थोड़ी सी रिएक्टिव फील करती है, टाइटनेस ज़्यादा हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, इचिंग होती है, रेडनेस होती है। तो सबसे पहले आपने जो पूछा कि उसमें ये कि हमें ज़रूरी ये है कि एक तो अपना हाइड्रेशन लेवल, हमें इतना ज़रूरत नहीं महसूस होती कि हम पानी पिएँ या उतना ज़्यादा अपना जो है इनटेक हाइड्रेशन का वो उतना रखें। उसकी वजह से ऑब्वियसली ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू होती है। और दूसरा ये कि हम मॉइस्चराइज़र उस तरह नहीं लगाते जिस तरह प्रॉपर्ली आपको रिक्वायर्ड होता है इस मौसम में, क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होती उसकी। तो हाइड्रेशन को अपना अच्छा रखना चाहिए और ये कि मॉइस्चराइज़र जो है वो वेदर के अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए।
अच्छा, अक्सर सर्दियों में कुछ लोग प्रेफर करते हैं थोड़ा सा ऑयली मॉइस्चराइज़र लगाना या रात को अप्लाई कर लेते हैं। पहले तो पता है कि टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए मॉइस्चराइज़र की, और बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, बट स्किन टाइप के हिसाब से भी होना चाहिए, बिकॉज अक्सर मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन पे लगाएं वो और ऑयली होना शुरू हो जाता है, उससे एक्नी होना शुरू हो जाती है आपकी, उस पर थोड़ा। अच्छा देखिए, विंटर्स में जो ज़्यादा कॉज ऑफ एक्नी होती है वो मॉइस्चराइज़र से ज़्यादा इसलिए होती है कि आपका जो बेसिकली फूड है वो हाई ग्लाइसेमिक आप ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वेदर के चेंज के साथ आपको लगता है कि जैसे आपको हर जो है वो फ्राइड आइटम भी अच्छी लग रही है, फिश भी अच्छी लग रही है, आपको स्पाइसी फूड भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके आउटडोर डाइनिंग्स भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है, तो यू ऑलवेज फील प्लेजेंट टू गो आउट। तो ये कि उसकी वजह से आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हो और इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से आपको एक्नी ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो ज़्यादातर रीज़न जो इसके अंदर सर्दियों में होती है वो ये होती है कि आपकी ऑयल प्रोडक्शन जो स्किन के अंदर ज़्यादा होती है उसकी वजह से होता है, मॉइस्चराइज़र की वजह से नहीं होता। इवन एक्नी बेस्ड स्किन को भी मॉइस्चराइज़र रिक्वायर्ड होता है। और दूसरा ये कि हम इसमें जो है वो मॉइस्चराइज़र जो इस्तेमाल करने चाहिए वो हाई सेरेमाइड्स बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन के अंदर वो जब जस्ट हो तो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे आउटर इन्वायरमेंट। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा इकरा, स्मोक का भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है विंटर्स के अंदर हमारे यहाँ पे मुल्क में। ऑब्वियसली इस तरह हमारे इशूज़ हैं कि स्मोक की और बाहर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से जब हमारी स्किन की जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है, इट्स जस्ट लाइक जैसे एक बंजर ज़मीन है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जब आप बाहर निकलते हो तो वो बिल्कुल ड्राई आपकी स्किन होती है, और जो मॉइस्चर इन द एयर होते हैं वो ट्राई टू ट्रैप करती है, जिसकी वजह से स्मोक की वजह से जो स्किन की इरिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली कॉज होती है। तो ये कि एक तो हमें हाई सेरेमाइड्स बेस जो है वो यूज़ करने चाहिए मॉइस्चराइजर्स। ऑल्सो जब आप दिन के टाइम में निकल रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन्स का भी अप्लाई करना चाहिए, और अपनी स्किन के मुताबिक एक तो ये कि आप गाइडलाइंस लें डॉक्टर से रेलेवेंट, कि वो आपको गाइड करें आपकी जल्द के मुताबिक। लेकिन ये है कि स्टिल हम इसमें विंटर्स के अंदर हाई सेरेमाइड बेस जो है वो मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन है, ओवर द काउंटर सीरम्स मौजूद होते हैं, और कुछ तो हम सुने सुनाए सीरम्स यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह नाइनासिनामाइड है, हाइड्रोक्लोरोनिक है, या फिर विटामिन सी है, मतलब सीरम्स है और हमें ये पता है जनाब ये लगा लेंगे एंड ओवरनाइट बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। विंटर्स में सीरम का इस्तेमाल किस हद तक और कौन सा करना चाहिए? देखिए, जो सीरम्स हैं, एक तो ये कि हर सीरम जो है वो हमारी स्किन के लिए जो है वो अच्छा नहीं भी होता, क्योंकि जिस तरह हमारी एशियन स्किन है उसके ऊपर हमारा, और दूसरा ये कि हमारा इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है। हम हर चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं जो हमें वेस्टर्न कल्चर से हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है, या इन्फ्लुएंसर बेस्ड मार्केट हमें इन्फ्लुएंस कर रही होती है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट्स पे जाना शुरू होते हैं। जिस तरह आजकल अर्ली एज में इकरा बहुत सारे लोग जो हैं वो ये यूज़ करते हैं, रेटिनॉइड्स, रेटिनोल्स ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि अर्ली एज में आप स्टार्ट करना शुरू कर देते हो, आपकी स्किन की थिनिंग करना शुरू कर देता है, आपकी स्किन को इरिटेट कर देता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है। जबकि नॉर्मली अगर इसे आप राइट एज में यूज़ करें विद द राइट प्रोसीजर तो इट हेल्प्स यू टू मतलब आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को वो करता है। लेकिन ये कि अभी मेरे पास बहुत सी पेशेंट्स इस तरह आती हैं जो कि अर्ली 20s के अंदर इसका इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये कि हर चीज़ जो है वो अगर आपको बहुत ज़्यादा भी ओवर नॉलेज है ना अबाउट समथिंग तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। और अगर रॉन्ग समथिंग इज लाइक आपको रॉन्गली इन्फ्लुएंस किया हुआ है या आपको बताया गया हुआ है जो आपके मुताबिक नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको डैमेज करेगा। और अगर हम हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड अब जिस तरह बहुत सारे, क्योंकि ना देखो जो सिरम्स होते हैं उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक हायर पोटेंसी या हायर कंटेंट या उसकी अच्छी एक मतलब आपको उसकी क्वालिटी वाइज जो है वो डिफर करता है फ्रॉम नॉर्मल क्रीम्स के। लेकिन उतना अच्छा अगर आप फॉर एग्जांपल ओवर द काउंटर आपको डिफरेंट प्राइसेस के अंदर जो है वो सिरम्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें वो क्वालिटी और पोटेंसी नहीं होगी तो जो कि हमें एक्चुअली इफेक्ट करेगी। तो एक तो ये कि इस चीज़ की वजह से और दूसरा ये कि फेक जो हमारे पास जो डूप कॉपीज़ होती हैं उनकी वजह से भी ये होता है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा उन पे रिलाई कर रहे होते हैं और जबकि वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि रीज़न ये होती है कि वो डेफिनेटली ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं होते क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो है सिरम्स के अंदर इकरा काफ़ी हाई प्राइस्ड होते हैं, महंगे होते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मानूर साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। सो अपना ख्याल रखिए जनाब। बट गूगल इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फ्लुएंसर इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा क्या मेजॉरिटी आप देखें तो वो ठीक नहीं होती, तो किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही आप अपने लिए किसी चीज़ की चॉइस कीजिए और उसका इंतखाब कीजिए। तो जनाब आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह फिर से। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।